देखिए दोस्तों, मैंने राजस्थान का और भारत का मैप इसलिए आपको डाला है ताकि आपको ये याद होना चाहिए, ताकि कोई भी टॉपिक उठे ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो अपन ने आज 1857 की क्रांति स्टार्ट करने वाले हैं। 1857 की क्रांति राजस्थान में स्टार्ट करेंगे। भारत में तो सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुई थी। तो वैसे तो यहाँ पर आक्रोश फैला था सर्वप्रथम उड़ीसा में बहरामपुर में, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर तो दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पर दबाने के बाद पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में मंगल पांडे को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। वो उन्होंने कहा था मैं चर्बी वाले कारतूस उपयोग नहीं करूँगा। चर्बी वाले कारतूस क्या हुआ करते थे, यानी ये कारतूस हुआ करता था। ये कारतूस के ऊपर जो ये चमड़ा है ये किसका हुआ करता था, गाय के मांस का या फिर सुअर के मांस का हुआ करता था। इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों ही जाति क्या थे, नाराज थे। तो इसलिए ये होने लगा। धीरे धीरे अवध तक पहुँच गया। बैरकपुर से ये बैरकपुर में दबा दिए गए, फांसी दे दी गई इनको। फिर अवध पहुंच गया, अवध में भी दबा दिया गया। फिर मेरठ। तो प्रमुख क्रांति कहाँ से मानी जाती है कि 1857 की क्रांति कहाँ से फैली, मेरठ से फैली। मेरठ भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो मेरठ छावनी से फैली थी। तो धीरे धीरे राजस्थान में कहाँ पर, नसीराबाद। कितनी छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ थी। जो एक नीमच में थी, ये भी किस में मानी जाती है, नीमच यानी मध्य प्रदेश में। तो ये भी किस में मानी जाती है, राजस्थान में ही मानी जाती है। तो 6 छावनियाँ थी। तो राजस्थान की क्रांति पढ़ने वाले बेसिकली हम। तो ये तो ऊपरला था। और देखना कि होने का कारण क्या था। होने का कारण था, देखना 1707 में क्या होता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली, यानी दिल्ली पर बैठता था बाबर हुमायूं। आपने जो मुगल काल नहीं देखा तो मुगलों की आपके पास सूची होनी चाहिए। बाबर हुमायूं, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब जो था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति क्या रही थी, प्रभावशाली रही थी। तो मराठा शक्ति धीरे धीरे ऊपर आने लगी। ऊपर आने के बाद मध्य प्रदेश में मालवा पड़ता है, यहाँ पर उन्होंने अधिकार कर लिया। यहाँ पर अधिकार करने के बाद यहाँ मेवाड़ में आने लगी। तो यहाँ पर टैक्स लेने लगी। 2 टैक्स लिया करती थी, चौथ और सरदेश मुखी। चौथ क्या हुआ करता था, 1/4। 1/4 आपको जितनी भी कमाई है उसका 1/4 किसको दे दो, मराठा को दे दो। और 1/10 हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था, सरदेश मुखी कहा जाता था। तो ये सरदेश मुखी यानी चौथ 1/4 आपकी, यानी 4 बोरी हो रही है तो 1 बोरी उनको दे दो, तो 25% ले जाया करते थे। और 10 बोरी हो रही है तो 1 बोरी उनको दे दो, वो भी सरदेश मुखी। तो उसको क्या कहा जाता था, 1/10 वाले 10% को सरदेश मुखी और 25% वाले को चौथ कहा जाता था। 2 प्रकार का टैक्स लिया करते थे। तो धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ता गया। सर्वप्रथम मेवाड़ में आए थे संग्राम सिंह सेकंड के काल में। तो संग्राम सिंह सेकंड के काल में धीरे धीरे इन्होंने आंतरिक मामलों में सर्च करना शुरू कर दिया। आंतरिक मामले यानी आपसी ये मामला है कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं, आपस में ये चल रहा है। तो इन्होंने पैसे लेके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम बूंदी में किया था। बूंदी का राजा था दलेर सिंह, वो गद्दी पर बैठा। दत्तक पुत्र था बुद्ध सिंह का, बूंदी का राजा था बुद्ध सिंह। उन्होंने पहले तो उसके बेटा नहीं हो रहा था दलेर सिंह को, उसकी रानी ने बैठा दिया था गोद लेके। तो फिर उसका बेटा हो गया था उमेद सिंह। तो वो नहीं, उमेद सिंह को बैठा नहीं रहता, तो उसको हराकर फिर मल्हार राव होलकर जो अंग्रेज मराठा सैनिक था, तो उसने क्या किया, पैसे लिए और इसको हरा दिया। अमर कंवर ने अमर कंवर ने कहा भी था कि मैं तेरे को राखी बांध रही हूँ। उसने कहा कोई राखी नहीं है मेरे को, तो पैसे दे दे, मैं इसको हरा दूंगा और अपना हिसाब ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इसने राखी भी बांधी थी। ये अमर कंवर कौन थी, बुद्ध सिंह की पत्नी थी। और सवाई जय सिंह जो कि जयपुर का राजा था उसकी बहन थी। और दलेर सिंह की जो पत्नी थी, दलेर सिंह की पत्नी कौन थी, दलेर सिंह की जो पत्नी थी वो कौन थी, कृष्णा कंवर, जो सवाई जय सिंह की क्या थी, पुत्री थी। कौन थी, पुत्री। तो पुत्री और बहन दोनों में आपस में लड़ाया करती थी यहाँ पर। तो बुआ और भतीजी लड़ा करती थी बूंदी में। तो बात करते हैं कि अब अंग्रेज़ों में कैसी व्यवस्था थी। अंग्रेज़ों में कैसी व्यवस्था थी, तो यानी अंग्रेज़ धीरे धीरे, दक्षिण भारत में अंग्रेज़ थे, तो धीरे धीरे इन्होंने भी मराठा शक्ति को ख़त्म करने के लिए, पहले इनके पास क्या होता है, ये जयपुर का महाराजा था पृथ्वी सिंह ने 1700 में, लगभग 1717 में भेज दिया था। अपने एक दूत को भेजा अंग्रेज़ों के पास कि उनके साथ संधि करो, तभी मराठा शक्ति को ख़त्म किया जा सकता है। यानी सहायक संधि करो, सहायक का मतलब सहायता दे दो हमें, सहायक संधि। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था अंग्रेज़ों ने कि हम कोई सहायता नहीं करेंगे, हम अपना व्यापार कर रहे हैं, हमें तुमसे मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे उन्होंने फिर
उनको ये खाली जगह दिखी, यानी मराठा शक्ति भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। तो कुछ बचे थे पिंडारी, होलकर, ये कुछ मराठा शक्ति बची थी। तो इनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने सोचा कि राजपूतों से सहायक संधि करनी पड़ेगी। तो इन्होंने दिल्ली पर बैठने के लिए यहाँ पर राज करने की सोच ली। तो सबसे ऊपर पद हुआ करता था जिज्जी। कौन हुआ करता था? जिज्जी, कंपनी को चलाने वाला। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, जहांगीर के काल में आई थी ये, बाबर हुमायूं और हुमायूं अकबर का बेटा जहांगीर के काल में आई थी ये 1600 में। तो ये क्या कि जिज्जी, यानी कंपनी को कौन चला रहा है? गवर्नर जनरल चला रहा है। पहले बंगाल का हुआ करता था, फिर भारत का ही हो गया पूरा, ठीक है। जिज्जी गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल, फिर जाता है एजीजी। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल को पहले क्या कहा जाता था? 1832 से पहले, 1832 तक क्या कहा जाता था? 1832 से पहले रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना। तो राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? लोकेट था। कौन था? इब्राहिम लोकेट। इब्राहिम लोकेट, फिर लोकेट टूट गया। तो 1857 के समय कौन था? लॉरेंस था। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? लॉरेंस था। पूछ ले, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? लॉरेंस था। कौन था? लॉरेंस था। और जिज्जी कौन था 1857 की क्रांति में, यानी पूरे भारत का? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग क्या था 1857 की क्रांति के समय? 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग था। और बात करते हैं इसके एजीजी के नीचे कौन हुआ करते थे? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट को क्या कहा जाता था? रेजिडेंट भी कहा जाता था। रेजिडेंट यानी बड़ी रियासतों में रेजिडेंट हुआ करते थे, थोड़ा बड़ा पद था। तो और छोटी रियासतों में कौन हुआ करते थे? छोटी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो रेजिडेंट कहाँ पर बैठा करता था? पहले दिल्ली में बैठा करता था। और सबसे पहला पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का यानी राजस्थान का कौन है? कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान का इतिहास लिखता है, राजस्थान के राजाओं के बारे में अपनी पूरी कहानी कौन लिखता है? राजस्थान के जो भी इतिहास अपन आज पढ़ रहे हैं, तो ये कौन लिखता है? कर्नल जेम्स टोड। ये राजस्थान का पहला पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, मेवाड़ का। तो आगे अपन अपने बुक से पढ़ेंगे तो क्या हुआ था क्या नहीं, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी। तो देखिए 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो जो मेन बात होगी वही पढ़ूंगा, हाईलाइट करूंगा, बाकी सारी छोड़ दूंगा। तो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में अराजकता फैल गई थी। अराजकता यानी कोई भी राजा नहीं था। तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में भी कोई राजा नहीं था, यानी कोई भी मेन गद्दी पर कोई नहीं था। दिल्ली यानी खाली बैठी थी। तो औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता यानी खालिस्तान को एक बार तो मराठों ने भर दिया था। मराठे क्या बैठते गए थे, एक बार तो दिल्ली पर बैठ गए थे, फिर उनको अंग्रेजों ने हटा दिया था। आपको पता है, अभी मैंने समझाया था। तो ज़्यादा खास बातें ही बताऊँगा मैं। तो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा यानी गुजरात के आसपास, वो मध्य प्रदेश में मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अंत में वह उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना भी सहज हो गया था। राजस्थान में आसानी से हो गया था उनके लिए। तो 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में एक धन एकत्रित किया। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने, आपको बताया था संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह के पास गए थे, फिर मुगलों के बादशाह मोहम्मद शाह के पास गए थे। मोहम्मद शाह रंगीला जो क्या था, बेकार शासक था। मोहम्मद शाह रंगीला आलसी था। इनके काल में नादिर शाह आक्रमण करता है, लेकिन इनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये दिल्ली तक पहुंच जाता है। गजनी का शासक था अफगानिस्तान का, तो इनके काल में ये आलसी था, तो धन देकर उनको भगाता है। फिर तो मराठा साम्राज्य के बारे में विचार विमर्श किया था। 1724 में 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठों का आक्रमण तेजी आ गई थी, यानी बहुत ज़्यादा ही। इसी बीच अंग्रेज 1734 में बूंदी में पदच्युत बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया। और किसको बैठा दिया? उमेद सिंह को बैठा दिया था। किसको बैठा दिया? उमेद सिंह को बैठा दिया। आपके नहीं लिखा है। तो राजस्थान में किसी शासक द्वारा आंतरिक मामलों में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था।
अमर कंवर ने किया था, सवाई जय सिंह की बहन ने। बाद में तो राजस्थान में मराठों का आश्रय बढ़ता ही गया। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठा को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। क्या मिल गया? आसान मार्ग मिल गया। मालवा पर बैठ के मध्य प्रदेश के पास मालवा, तो फिर राजस्थान में तो आसानी से आ सकते हैं। तो राजस्थान में मराठा कोटा, बूंदीवाला, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र यानी ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र में घुसपैठ कर वहां पर धन पाने के बाद कुछ समय तक तो संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने राजाओं को भी नहीं बल्कि साहूकारों को भी लूटने लगे। साहूकार यानी सेठ जो थे उनको भी लूटने लगे। तो उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया था और बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका इसी बहाने प्रवेश हुआ करता था। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मराठा, ये देख लो, नादिर शाह आक्रमण करता है, उसी समय मोहम्मद शाह रंगीला होता है। तो इसी समय मराठों ने हिंदू धर्म चलाया। हिंदू धर्म नाम से राजपूतानों को एक करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी होने का, यानी सभी मुगल दरबार में रहते थे तो दलबंदी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं थे। तो इसी कारण ये क्या, राजपूत शासक पर इस पर लड़ने लगे थे, एक दूसरे से ही लड़ने लगे थे। तो इसी प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता, यानी कोई गद्दी नहीं है, कोई नहीं बैठा केंद्र में, तो शून्यता की पूर्ति करने के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे थे। तो राजस्थान में किसके आने आए करते थे? दिल्ली पर बैठने के लिए आया करते थे। तो शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। शाहू को किसने आदेश दिया? शाहू ने पेशवा बाजीराव को आदेश दिया, चौथ और सरदेश मुखी लेके आओ। तो वो आता है 1732 में। 1732 में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, तो उसे मराठा ने घेर लिया। मराठा ने किसको घेर लिया? यानी मराठा ने मालवा में, मालवा कहाँ पर है? अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझना, ठीक है। मालवा कौन है? मेवाड़। देखना, ये देखो, ये जो है मालवा है, ये क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के आसपास वाला, ये क्या है? मालवा है। और ये वाला क्या है? हाड़ौती क्षेत्र है। क्या है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये क्या है? हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ा राजवंश ने यहाँ पर शासन किया था तो हाड़ौती कहलाया। बुद्ध सिंह क्या था? हाड़ा चौहान ही थे। तो बुद्ध सिंह हाड़ा चौहान थे, तो ये हाड़ौती क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन से क्षेत्र में हस्तक्षेप किया? हाड़ौती में किया, राजस्थान में मराठों ने आंतरिक मामलों में। तो ये उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये थोड़ा सा शाहपुरा वाला, भीलवाड़ा में शाहपुरा जगह पड़ती है, तो ये क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। राजसमंद पूरा आता है, राजसमंद भी, ठीक है। तो ये क्या है? ये है मेवाड़ क्षेत्र। और बात करते हैं मारवाड़ किसे कहा जाता था? जोधपुर, पाली, सिरोही नहीं आता था, इसीलिए 1857 की क्रांति 1823 में जाके सहायक संधि की थी। सबसे लास्ट में किसने की थी सहायक संधि? सिरोही ने की थी। सबसे लास्ट में किसने की थी सहायक संधि? सिरोही ने की थी, क्योंकि इन्होंने सोचा कि ये मारवाड़ में आती है, तो मारवाड़ ने तो संधि पहले ही कर ली थी, तो अंग्रेजों ने फिर ये ऐसे ही घूम रही थी, यानी ये अपने मामलों अंग्रेजों को बताने दी थी सिरोही रियासत। तो अंग्रेजों ने पूछा क्यों रे ऐसे अपने आप कैसे कार्य कर रही है? तो उन्होंने कहा हमने कौन सी संधि की आपके साथ? तो जाके फिर मैं मारवाड़ वाले राजाओं से बात करते हैं अंग्रेज, तो उन्होंने फिर सिरोही वाले राजाओं से बात की, फिर डिटेल निकाली तो ये मारवाड़ में नहीं आता था, तो मारवाड़ वालों को फिर इसमें फिर लास्ट में जाके 1823 में संधि हुई थी। तो अरबी तो शायद ये इसमें आती है मारवाड़ में। तो मारवाड़ वाला क्षेत्र ये रहा, और इसको जैसलमेर को मरुस्थल, रेगिस्तान, दानव प्रदेश, और क्या कहते हैं स्वर्ण नगरी, हेमनगरी, कांचन नगर, और ये जो भी अन्य सोनारगढ़ कहा जाता है। सोनारगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये रेत ही रेत है, तो रेत पीले रंग के पत्थरों से बनाए गए, त्रिकुट पहाड़ी पर बनाए गए जैसलमेर दुर्ग, और ये त्रिकुट चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर जोधपुर बनाया गया। और ऊपर बात करता है, इसको क्या कहा जाता था? अही छत्रपुर कहा जाता था। नाग का पर्यायवाची क्या होता है? अही। तो अही छत्र, नागों का क्षेत्र अही छत्रपुर। अजमेर में तारागढ़ है, और क्या है? अजमेर में मैगनीज दुर्ग है, अकबर का दौलत खाना, जिसे मैगजीन दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है तारागढ़ में। और फिर क्या करते हैं, अब देखना थोड़ा सा अंग्रेज वाला भी। तो अंग्रेज का जो मुख्य ठिकाना हुआ करता था दिल्ली, तो वो सर्दी में दिल्ली केवल राजस्थान को चलाने के लिए दिल्ली तो पार पड़ेगी नहीं, तो उन्होंने एक ठिकाना अजमेर में खोला। तो अजमेर में क्या हुआ करता था? गर्मी के समय तो वो गर्मी के समय तो वो कहाँ पर चले जाएंगे? 1832 के बाद ये घटना होती है। तो गर्मी में तो वो सिरोही आ जाएंगे,
और सर्दी में कहाँ पर रहेंगे, सर्दी में यहाँ अजमेर रहेंगे। तो 6-6 महीने का यानी इन्होंने डिसाइड कर लिया था ठिकाना। यानी अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था राजस्थान को चलाने के लिए, एक अजमेर हुआ करता था और एक माउंट आबू सिरोही हुआ करता था। सिरोही वाला गर्मी में, यानी यहाँ पर तो ठंड पड़ती है, सर्दी में एकदम भयंकर। तो ये ठंड के समय तो कहाँ चले जाते थे, ठंड के समय यहाँ पर आ जाते थे अजमेर में, और गर्मी के समय कहाँ जाते थे, ठंडे वाली जगह पर आ जाते थे सिरोही में। तो इस प्रकार बांटा गया था। तो अब बात करते हैं, ये देखना ऊपर वाला भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला क्षेत्र, अब देखना ऊपर वाला क्षेत्र, ऊपर वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, बीकानेर को जंगल प्रदेश कहा जाता था, बीकानेर को जंगल प्रदेश। और चूरू जुन्नू सीकर को क्या कहा जाता था, चूरू जुन्नू सीकर को शेखावाटी क्षेत्र क्या जाता था। क्यों, क्योंकि जयपुर का शासक था शेखा, वो अलग आता है, अलग होकर यहाँ पर उनके जो भी वंशज थे वो शेखावत कहलाए। तो शेखावत के जो स्थान है उस वो क्या कहलाया, शेखावाटी कहलाया, क्या कहलाया, शेखावाटी। बाकी जो स्थान है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, भानगढ़ का किला यहाँ पर। और बाकी अपन 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो 1857 की क्रांति। तो अब देखना, इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के कारण, केंद्र में उत्पन्न शून्यता के कारण, अब देखना थोड़ा सा, केंद्र में उत्पन्न शून्यता के कारण पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को चौथ और सरदेशमुखी का आदेश प्राप्त करने का आदेश दिया। तो 1732 में सवाई जयसिंह ने मालवा का सूबेदार बना, सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया और जयसिंह को पराजय स्वीकार कर ली। और 28 परगने किसको दे दिए, 28 परगने मराठों को देने पड़े। और 1761 से 1791 तक के मध्य राजपूत शासक कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठाओं का प्रभुत्व हो गया। यानी जो राजस्थान था उसमें अलग अलग रियासतों में मराठों का क्या हो गया, प्रभुत्व हो गया, यानी मराठा बैठ गए थे। तो राजस्थान में बढ़ते मराठा सेठ ने जयसिंह तथा अन्य राजपूतों की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया। जब धन से पार नहीं पड़ी, यानी धन लेने के बाद भी मराठा मालवा को नहीं छोड़ रहे थे, खाली नहीं कर रहे थे, तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अंत जुलाई में 1734 में जयपुर तथा जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर के शासकों ने मेवाड़ में हुड्डा सम्मेलन क्या था, मराठों को राजस्थान से भगाने के लिए हुड्डा सम्मेलन कराया गया। ये कहाँ पर है, हुड्डा भीलवाड़ा में पड़ता है। तो हुड्डा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 में हुड्डा सम्मेलन होता है। संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सभी राजा बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा दुश्मन होगा मेरा दुश्मन होगा, मेरे दुश्मन को तुम, यानी कोई भी एक दूसरे के दुश्मन को शरण नहीं देगा अपने राज्य में, यानी अपनी रियासत में। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। तो सभी राजा और रामपुरा में एकत्रित होंगे और रामपुरा यानी कोटा में रामपुरा जगह है, और मराठों से युद्ध करेंगे। लेकिन सवाई जयसिंह एक ही जाता है और यहाँ पर जो देखना, थोड़ी सी ये चीज़ समझना, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता ये 17 जुलाई, ये जुलाई 34 यानी ये लगभग 4-5 दिन पहले क्या होती है, बैठक होती है। उसके 17 जुलाई में, यानी 17 जुलाई से पहले 12 या 10 जुलाई से पहले ये बैठक होती है। तो बैठक में तो कौन जाता है, संग्राम सिंह सेकंड जाता है, उदयपुर के महाराणा। तो लेकिन जब हुड्डा सम्मेलन होता है, हुड्डा सम्मेलन में जो अध्यक्षता कौन करेगा, तो हुड्डा सम्मेलन में तो कौन जाता है, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये इसकी तो मृत्यु हो जाती है। फिर जयपुर वाले बोल रहे मैं करूँगा, सवाई जयसिंह, जोधपुर वाले मैं करूँगा। तभी एक कवि बोलता है कि कुरम मारियो डीकरो कमडज मारियो बाप। इसका पूरा तो बोलता हूँ, पूरा देख लेना थोड़ा सा। वो कहते हैं इत जयपुर इत जोधपुर दोनों थापो थाप, कुरम मारियो डीकरो कमडज मारियो बाप। यानी कमडज किसको कहा गया, कमडज राठौड़ों को कहा गया। तो राठौड़ों ने तो अपने बाप को मार दिया, और कुरम किसको कहा गया, कछुआओं को, तो जयपुर वालों को। तो जयपुर वाले ने तो गद्दी पर बैठने के लिए किसको मार दिया, अपने बेटे को मार दिया। तो इतने में दोनों चुप हो जाते हैं। फिर जगत सिंह सेकंड जो उदयपुर का राजा होता है,
संग्राम सिंह का बेटा, वो क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। होती छोटी उम्र है फिर भी वो क्या करता है, शासन चलाता है, हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष बनता है। तो हुड्डा सम्मेलन किसकी समझ थी, समझ तो किसकी थी, हुड्डा सम्मेलन की प्रथम मांग किसने की थी, सवाई जय सिंह ने की थी। ये समझ पूछ ले तो कौन है, सवाई जय सिंह। किसकी उपज थी, दिमाग की उपज थी, तो ये तो है सवाई जय सिंह। और अध्यक्षता किसने की, जगत सिंह सेकंड ने की थी, उदयपुर के महाराणा। ठीक है, तो 14 साल का था। तो अब देखना संधि पत्र 1734 में संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार विपत्ति के समय राजस्थान के सभी शासक विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होने का तय किया गया। किसी राजा के शत्रु अपने राज्य में आश्रय या शरण देने के लिए शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकल पाए, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। यानी वो किसी एक दूसरे के झंडे के नीचे कार्य नहीं करना चाहते थे, सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, ये उनकी गलती थी। तो प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था। क्रियाशील नेतृत्व यानी संग्राम सिंह सेकंड अगर जिंदा होते तो शायद हुड्डा सम्मेलन सक्सेस हो पाता, क्योंकि वो समझदार थे। तो रियासतों की स्वार्थी नीतियाँ, स्वार्थी यानी खुद के मतलब के लिए लड़ रहे थे ये तो। और कार्य संभव सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। कार्य यानी अच्छा नहीं किया तो संभवतः वो तो ऐसे ही होना है, असफलता ही होनी है। तो 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। 1735 में प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह, या देख लो जगत सिंह यानी मेवाड़ का जगत सिंह, तो उसका अतिथ्य स्वीकार होता है, अतिथि बनता है, और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ उनके बीच। फिर वह जयपुर आया, कौन, पेशवा। फिर जय सिंह क्या बोलो, हाँ जयपुर आता है। जयपुर आने के बाद सवाई जय सिंह और मराठों से मुगलों का समझौता करवाना चाहता है, पर असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ मुगल तो पहले टैक्स देते थे और राजपूतों को भी मराठों को टैक्स देना पड़ा, यानी करदाता बन गए, मराठों के करदाता बन गए, यानी टैक्स देने वाले। तो राजस्थान में 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए हुए ही दूरसराय की संधि, मुगल सम्राट था उसकी ओर से निजाम आया, उसको बिना युद्ध किए दूरसराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। इतने चीज़ें प्राप्त हो गई, देख लो, 50 लाख और मालवा की सूबेदारी। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत पाली, ये पाली में ही पड़ता है सोजत, मेहंदी प्रसिद्ध है यहाँ की। रायपुर और जेतारण का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हो रखा है, जोधपुर का महाराजा। तो परगणे जेतारण के परगणे में चौथ लेना आरंभ कर दिया था, यानी चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया था, यानी चौथ लेने लग गए यहाँ पर भी, पाली के आसपास वाले क्षेत्र में। कौन, मराठा 1742 में लगभग राजस्थान में लेने लग गए थे पूरे धीरे धीरे। तो 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर हराया राजस्थान। तो मराठा सीधा पूछेंगे कि आप सोचोगे कि राजपूतों ने तो हराई नहीं, राजपूतों ने तुंगा नामक स्थान पर हराया है। किसको, मराठा को एक बार हराया है तुंगा नामक स्थान पर। तो 1787 में हराया है। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण हो गई और इसी समय दक्षिण भारत में अंग्रेज ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनके राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई। सामंती प्रतिस्पर्धा यानी सामंत सही से प्रतिस्पर्धा यानी राजा के प्रति एकजुट नहीं थे, तो राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। 1791 में अंबाजी इंगले याद रखना, अंबाजी इंगले मराठा
ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, यानी जगत सिंह का अधिकार हो गया। जगत सिंह ही थे यहाँ तक, तो उनका अधिकार हो गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा उनको वापस मिल गया। तो परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य से, यानी ये जो रियासतें थी आपसी वैमनस्य से ख़त्म नहीं हुआ, उनको भी चाहिए था, क्योंकि इनको तो मिल गया, उनको कौन देगा। तो ये उनके आपसी, वो तो और ज़्यादा जलने लगे। तो आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। तो 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया? अब चुंडावत कौन है आपको समझ आएगा। चुंडावत कौन है देखो बताता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। चुंडावत देखना, चुंडावत कौन है, यानी जो भीष्म लाखा था, मेवाड़ का महाराणा था कोई लाखा, तो उसका क्या आता है, रिश्ता आता है। तो रिश्ता आता है तो उसका बेटा होता है एक लाखा का बेटा होता है चुंडा। तो चुंडा जो होता है उसका बेटा होता है मेवाड़ का महाराणा। तो उसके लिए रिश्ता आता है चुंडा के लिए। तो इसने सोचा मेरे लिए आता है, जो पत्र था सीधा इसके पास ले जाता है, जो पत्रकार होता है यानी जो नौकर होता है मेवाड़ का, तो जिसके हाथ लगा था पत्र, तो वो उसने सोचा मेरे लिए रिश्ता आया है मारवाड़ यानी जोधपुर से रिश्ता आया था। जोधपुर का भी महाराजा कौन था? जोधपुर का महाराजा था चुंडा था, चुंडा का बेटा रणमल, वो राव चुंडा है, ये क्या है, राणा चुंडा है, ठीक है। तो ये मेवाड़ वाले राणा लगाते थे, वो राव लगाते थे। तो राव चुंडा का पुत्र था रणमल। तो रणमल अपनी बहन का रिश्ता लेके आता है इनके लिए, चुंडा के लिए, क्योंकि उसको गद्दी पर नहीं बैठा जाता। उसने सोचा इनकी सहायता लेके मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा मारवाड़ की। तो चुंडा जो था उसने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शादी नहीं करूंगा, जो रिश्ता मेरे पापा को पसंद आया वो क्या है, पसंद आया तो वो मेरे पापा ही शादी करेंगे। तो ये रणमल को बोल देते हैं। रणमल इस शर्त को स्वीकार करता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है कि मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी और जो उत्पन्न संतान होगी मेरी बहन से वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी। तो ये प्रतिज्ञा चुंडा स्वीकार करता है। तो चुंडा भी केवल है ना उससे शादी नहीं करता है जो रणमल की बहन होती है। तो अन्य रानियाँ थी उसकी चुंडा की, तो जो अन्य रानियाँ थी उसके वंशज हुए, उनके वंशज क्या कहलाए, चुंडावत कहलाए। तो ये उन चुंडा के वंशज है चुंडावत, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के समय कृष्णा सिंह चुंडावत होता है जो राज्य तिलक करता है महाराणा प्रताप का। तो अब देखना चुंडावत, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेवाड़ी चुंडावतों का अधिकार हो गया। अंत में उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष हो गया। अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष आरंभ हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी जो टोंक का नवाब होता है, अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। नाथद्वारा राजसमंद पर अधिकार कर लिया। ये मेवाड़ क्षेत्र में आता है। तो मेवाड़ क्षेत्र में अधिकार कर लिया। तो चुंडावतों का क्या होगा देखते हैं। तो भीम सिंह रियासती घराने के आपसी विमर्श को नियंत्रित कर रहे थे, यानी भीम सिंह जो थे, भीम सिंह कौन थे, मेवाड़ के महाराणा जो थे, चुंडावत नहीं थे ये तो वो वंशावली चल रही थी वही है। तो भीम सिंह क्या कर रहे थे, आपसी विमर्श को नियंत्रित कर रहे थे। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के मध्य से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। किसने प्रयास किया? मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने प्रयास किया जगत सिंह सेकंड को भेज के। जगत सिंह सेकंड कौन है? जगत सिंह सेकंड ये जयपुर का नरेश है। ये भी जयपुर का नरेश भी कौन है? जगत सिंह सेकंड है 1803 के समय, ठीक है। तो उसको भेजने का प्रयास किया। 1793 से 1713 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार संघर्ष था। जोधपुर की अव्यवस्था के कारण थे ये सभी। दोनों ही पक्षों में भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी
और मिलाने का प्रयास किया गया। पर ये क्या है, परंगित राज्य आर्थिक संकट में गिर गया, आर्थिक संकट में गिर गया परंपरागत। तो राजस्थान के शासक ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिए। यानी सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में देखना गवर्नर जनरल के पास भेजते हैं, प्रतिनिधि भेजते हैं अपना, और अंग्रेजी से मैत्रीपूर्ण इच्छा प्रकट की। जोधपुर के ने भी इस प्रकार का प्रयास किया पर सब असफल रहे। 1803 में अपनी नीति का परिवर्तन कर, यानी वो अपनी नीति को परिवर्तित करते हैं अंग्रेज। उन्होंने समझ आ गई थी राजपूत के साथ क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी, इसलिए मराठों को खत्म करने के लिए। तो उन्होंने 1803 में सर्वप्रथम अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, संधि की 1803 में की थी। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया अंग्रेजों ने। तो लसवाड़ी के युद्ध में परास्त कर दिया किसको, सिंधिया को। मराठों की इस पराजय से राजपूत शासक के लिए मराठा की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णाकार था, यानी स्वर्ण अवसर था। स्वर्ण अवसर यानी सोने का काल प्रदान कर दिया। 1803 में संधि की शर्तों में तय किया गया कि, यानी संधि में क्या तय किया गया, आप धन दोगे हम आपकी रक्षा करेंगे आंतरिक मामलों में। तो इस प्रकार की शर्त तय किया गया कि दोनों दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी। खिराज यानी क्या होता है, टैक्स। इन राज्यों से टैक्स नहीं लगी जो उन्होंने बताए थे। तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन समझौता करा देगी, दोनों तरफ से नहीं लड़ेगी, ठीक है। तो इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अन्य राज्य से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि और हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेटन के स्थान पर, सेटन कौन है, सेटन जो है दिल्ली का रेजिडेंट है, वो चार्ल्स मेटकोफ दिल्ली का रेजिडेंट बन जाता है। सेटन के स्थान पर कौन बन जाता है, चार्ल्स मेटकोफ बन जाता है। तो फिर चार्ल्स मेटकोफ क्या करता है, संधि प्रस्ताव, इसी को संधि प्रस्ताव के लिए जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग है, जो इसको ही भेजते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग क्या करते हैं, इसको ही भेजते हैं। तो उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया, गवर्नर जनरल जो था उनको सुझाव दिया। ये 1857 की से पहले देख लो, 1811 से पहले लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो के बाद 1800 मिंटो के बाद डलहौजी है, डलहौजी के बाद कौन आया, कैनिंग आया है। तो 1811 तो बहुत पहले, ठीक है। तो मिंटो को सुझाव दिया है इसने, चार्ल्स मेटकोफ ने सुझाव दिया मराठों अमेरिका पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यवाही को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। राजपूतों का क्या बना लिया जाए, एक संघ बना लिया जाए मराठों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड हेस्टिंग यानी एजीजी, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग सभी विरोधियों का दमन करके भारत ये ना, लॉर्ड हेस्टिंग आता है, फिर लॉर्ड हेस्टिंग, मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग के बाद कौन आता है, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद आता है डलहौजी के बाद आता है वो कैनिंग। थोड़ा सा याद आप देख लेना इसकी सूची, वायसरायों की सूची देखनी चाहिए आपको, सबकी सूची देखनी चाहिए। तो उसके बाद आता है कैनिंग। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग है। संधि के समय कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग है। तो लॉर्ड हेस्टिंग से पहले मिंटो था, मिंटो को भी सुझाव दिया था इन्होंने, चार्ल्स मेटकोफ ने। फिर हेस्टिंग आता है, हेस्टिंग को विरोधी दमन का भारत पर कंपनी का सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर तथा सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए, यानी उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए। आगे हाथ पैर मत बढ़ाओ, इतने में रहना ही है आपको, ठीक है, इधर उधर दाढ़े नहीं मारने। तो और किंतु यह तभी संभव है जब होलकर तथा और राव सिंधिया को राज्यों में सीमित कर दिया जाता है।
पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता है, इनकी शक्ति का दमन किया जाता है। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण लेना अंग्रेज़ों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य सिंधिया, होल्कर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में था। अंततः 5 नवंबर 1817 में होल्कर ने नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेंढकों को निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि कंपनी के साथ संधि कर ली। सबसे अंत में देखना, सबसे अंत वाली याद रखनी है, यह वाली थोड़ी सी याद रखनी है। सबसे अंत में किसने संधि की है? सबसे अंत में 1823 में सिरोही ने जाके संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और 1817 से 1823 के मध्य राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्र संग्राम की प्राप्ति के अक्षुण्ण रहा, यानी वहाँ तक जाके उनको आज़ादी मिली थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में 20 रियासतें, 19वीं शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी के आरंभ में यानी 1800 आरंभ में 20 रियासतें थी। 1800 में 19वीं शताब्दी मतलब ये 1800, तो 1800 के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें 17 राजपूत तथा 2 जाट रियासतें और एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। टोंक क्या थी? टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। इन राज्यों के साथ जाट वाली कौन थी? अलवर, भरतपुर वाली जाट रियासतें थी, तो उधर वाली। इन राज्यों के साथ की गई संधि में कुछ सामान्य शर्तें थी तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। संधि की सामान्यतः शर्तें देख लीजिए कौन सी थी। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की स्वच्छता स्वीकार कर ली, यानी अंग्रेज क्या होंगे? राजपूत हो गए, राजस्थान के क्या हो गए? सर्वोच्च होंगे। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याभिषेक स्वीकार कर लिया, यानी वंशानुसार राज्याभिषेक होगा। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण के प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया, यानी आंतरिक वाला वही है। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया है। साथ ही आश्वासन दिया गया पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पॉलिटिकल एजेंट क्या करेंगे? नहीं। तो अब देखना शर्तें क्या क्या थी। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने का, आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की आश्वासन दिया था उन लोगों को, ठीक है, कि आप जो भी लड़ेंगे उसको हम शांत कर देंगे, आपस में लड़ोगे तो बाहरी आएगा तो हम सलट लेंगे, तो आप पैसे दे देना। संधि करने के वाले प्रत्येक राज्य में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया, यानी जो भी संधि करता है, जो रियासत, उसमें क्या हुआ? प्रत्येक रियासत में क्या होगा? एक पॉलिटिकल एजेंट होगा। और इसके कारण सामंत का जो पद था राजा के जस्ट नीचे, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो सामंत नाराज हो गया था पॉलिटिकल एजेंट पद से। तो साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो पॉलिटिकल एजेंट क्या नहीं करेगी? राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन ये संधि के विरुद्ध ही चलते हैं, तो राज्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रिटिश संरक्षण के बाद रियासती शासकों अब देखना, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासक यानी जो राजा थे उनको विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। विदेश जो भी नीति थी, वो जो बाहरी नीति थी, उनको अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा किया था, यानी अंग्रेजों के मध्य प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने संधि में प्रस्ताव रखा, इसके बाद एक युद्ध होता है इनके आपस में, एक वासनपीर का युद्ध। उसमें क्या होता है? बीकानेर और जैसलमेर के, बीकानेर का होता है रतन सिंह और जैसलमेर का होता है गज सिंह। तो बीकानेर वाले हार जाते हैं, इसके लिए बीकानेर को टोका भी जाता है। वासनपीर के समय कहाँ चले गए थे? तो वासनपीर का युद्ध रतन सिंह हार जाता है। तो अब देखना,
आवश्यकता पड़ने पर यह शर्त है, शर्तों जो जो शर्त रखी गई थी, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुदूर कर देंगे। यानी जो जो सैनिक है अंग्रेजों को सौंप देंगे जरूरत पड़ने पर। अंग्रेजों की वार्षिक खिराज देने, वार्षिक यानी जो 1 साल का रेवेन्यू है उसको टैक्स देने तथा संबंधित धारा सभी राज्यों की संधि से अलग अलग थी। सभी धाराएं अलग अलग थी सभी राज्यों से, कोई ज़्यादा देगा कोई कम देगा। तो ये खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। यानी जो जो मराठों को खिराज दिया जाता था उसका आधार बनाया गया। तो ब्रिटिश संरक्षण, यानी पहले जब तक मराठों को हराया नहीं गया तब तक की बात है। तो ब्रिटिश सरकार संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा प्राप्त हुई। राजस्थानी रियासतों के नरेशों को क्या प्राप्त हुई? सुरक्षा प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। यानी वो स्वतंत्र भाव से नहीं रह सकते थे। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे, और यानी राज्य में हस्तक्षेप करने लगा। ये देख लो, राजस्थान कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधित कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्यों में तानाशाही क्या होती है? उसमें केवल एक ही जना राजा बन सकता है, एक ही जना वोट डाल सकता है, वो तानाशाही होती है। तो केवल अंग्रेजी आपको, तो केवल व्यवस्था को कौन चलाएगा? अंग्रेजी चलाएंगे, तो वो तानाशाही है। ठीक है। तो कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के, खिराज क्या टैक्स है? तो खिराज क्या है? एक प्रकार का टैक्स है। कोई पूछ ले खिराज क्या है? टैक्स है। तो कर देना पड़ता था। कर वसूलने के अलावा समय समय पर कई खर्चे वलात थोप दिए जाते थे, कई चीज़ें थोप दी जाती थी। तो अंग्रेज़ों ने राज्यों की आर्थिक साधनों पर अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर जयपुर में पड़ता है। तो सांभर और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों, मेवाड़ में अफीम उत्पादन है, पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियाँ स्थापित कर दी। यानी अंग्रेज़ों की सैन्य टुकड़ियाँ स्थापित कर दी, और जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज के बजाय अन्य खर्चे थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। ये देखना, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेज़ों के साथ 1818 की संधि की थी। यानी सामंतों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए और मराठों को भगाने के लिए संधि की थी। लेकिन संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासक ने अंग्रेज़ों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया, क्योंकि सामंत भी ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे राजाओं के मामले में। तो उनको तो अधिकार था, लेकिन वो सही के लिए करते थे। तो अंग्रेज़ों ने तो और ही ज़्यादा कर दिया। देखो, कालांतर में अंग्रेज़ों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमज़ोर हुई यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। यानी सामंतों से जागीर क्षेत्र में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। यानी जागीरी क्षेत्र, यानी जो जागीर प्राप्त करते थे वो किसानों से, तो जागीरदार हुआ करते थे। प्रत्येक रियासत में जागीरदार हुआ करते थे। तो जागीरदार से कौन टैक्स वसूल करता था? ये सामंत करते थे। तो जागीरदार से टैक्स वसूल करते थे सामंत, तो उनको विशेषाधिकार प्राप्त था। तो जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों के राहदारी
और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उनके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। उनके विशेषाधिकारों को इसने समाप्त कर दिया, अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध यानी 19वीं सदी के आधे 19 यानी 1850 की में पूर्वार्ध यानी आधा तक जहांगीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था, यानी 50 तक तो सामंतों के पास था, तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं शताब्दी के अंत में जहांगीर क्षेत्रों में सामंतों का नेतृत्व में कमी आई और अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेज़ों ने डूंगरपुर के शासक कौन है? जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया गया। यानी देख लो 1857 की क्रांति के समय कौन था? प्रताप सिंह था। जो प्रतापगढ़ का शासक कौन था? दलपत सिंह था। उसको कहाँ पर बैठा दिया? डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को हटाकर बैठा दिया। देख लो ऐसे ऐसे कार्य करते थे। तो इससे वहाँ की जनता ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश सरकार के प्रति जनता की घृणा उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या। यानी इसी प्रकार जब अंग्रेज ने जयपुर की राजमाता भटियानी जयपुर की राजमाता कौन है? भटियानी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। तो ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है। कप्तान ब्लैक की हत्या किसने की? तो कप्तान ब्लैक की हत्या जयपुर की जनता ने की, क्योंकि भटियानी राजमाता के अधिकारच्युत करने का प्रयास किया उन्होंने। तो वहाँ की लोगों ने क्रुद्ध आकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। तो कोटा में अंग्रेज़ों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासती फौजदार तथा जालिम सिंह झाला प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जालिम सिंह झाला के दावों का समर्थन किया। जालिम सिंह झाला ने किसकी सहायता ली है? अंग्रेज़ों की ली है। तो जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत जो राजा थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए और अलवर तथा भरतपुर रियासतों में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप कर वहाँ अवयस्क यानी जो 18 वर्ष से छोटे हैं अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया। राजकुमारों को क्या बैठा दिया? गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेज़ों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। ठीक है। तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। जसवंत सिंह थे या मान सिंह थे? जो मान सिंह क्या थे? ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे जोधपुर के महाराजा। लेकिन 1857 की क्रांति के समय कौन थे? महाराजा तखत सिंह थे। तो तखत सिंह से पहले मान सिंह थे। तो उनके संधि के समय मान सिंह थे और संधि के समय मान सिंह, तखत सिंह क्या थे? क्रांति के समय थे। तो उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। अन्य रियासतों में भी थोड़ा सा इंतजार करना। अब देखना, राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। यानी सांस्कृतिक जो संस्कृति है उस पर विजय, यानी जो संस्कृति उनकी संस्कृति चलती आ रही उसको भी ख़त्म करना चाहते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपरा, रीति रिवाज और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक किसने लगाई? कोटा में लगाई। दास प्रथा, सती प्रथा पर 1800 राजस्थान में सती प्रथा पर रोक कब लगेगी? राजस्थान में पूछ ले। सती प्रथा पर 1987 में लगाई गई थी। 1987 में तो अधिनियम है था, सती प्रथा अधिनियम। तो राजस्थान में भी सती प्रथा पर रोक लगा देते हैं।
और भारत में कब लगाते हैं? 1829 में। कौन लगाता है? विलियम बेंटिंग लगाता है राजा राम मोहन राय की सहायता से। तो शर्ती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा निर्देश में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेज द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछित हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात यानी कठोर आघात चोट, और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप न सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंतों और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेज से असंतुष्ट थे, यानी अंग्रेजों से सभी परेशान हो गए थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध उस समय की बात है, उस समय की गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्या हुआ करता था? ठिकाना हुआ करता था। एकमात्र क्षेत्र में यह विचार पनपने लगे कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर रहे हैं, यानी हिंदुओं को अलग कर रहे हैं, मतांतरण कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील कर रहे हैं, ईसाई बनने के लिए प्रयत्नशील है। तो इससे उनमें क्या हुआ? इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के लिए कवि कई दोहे लिखते हैं। कवियों के जब पढ़ोगे ना, आपकी भी ब्रिटिश प्रति विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों व सामंतों की प्रशंसा की गई। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं देख लेना आप। तो राजस्थान में मेंस अब देखना क्या होता है। तो भारत में तो मेरठ में क्रांति शुरू होती है, और राजस्थान में कहाँ पर होती है? नसीराबाद से होती है। तो इन छावनियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेना आप, इनको पढ़ लेना। तो 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी। ये छावनियाँ याद रख लेना थोड़ा सा। 6 छावनियाँ थी: नीमच, नसीराबाद, देवली, ब्यावर और एरनपुरा और खेरवाड़ा तथा ब्यावर में क्या नहीं होती है? ये विद्रोह नहीं होता है, बाकी सारी छावनियों में होती है। अब देखना कौन सी छावनी कहाँ पर है। तो एरनपुरा पाली में, खेरवाड़ा उदयपुर में, ब्यावर अजमेर में। अजमेर में 2 है, नसीराबाद और ब्यावर में नहीं होती है, लेकिन नसीराबाद में सही शुरू होती है क्रांति। नसीराबाद, नीमच, देवली और अन्य केवल छावनियों में नहीं होता। तो इसलिए इसको केवल अपन सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते, क्योंकि ये केवल छावनियों में नहीं होता, अन्य जगहों पर भी होता। इसमें जन विद्रोह भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये केवल जनता के द्वारा नहीं किया गया था ये विद्रोह। तो लेकिन इसको सैनिक विद्रोह किसने कहा है? दत्त शर्मा ने तो इसको केवल सैनिक विद्रोह कहा है। और बात करते हैं, और पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा है? 1857 की क्रांति को किसने कहा है? विनायक ने। ठीक है, विनायक ने कहा है। तो इन छावनियों में लगभग 5,000 सैनिक थे। कितने थे? 5,000 सैनिक थे, किंतु किसी कारण छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। तो केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। केवल कितने थे? मेरठ में क्रांति होने के सूचना से जैसे राजस्थान में एजीजी को प्राप्त हुई, तो उसने क्या किया? देशी रियासतों के शासकों को आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्यों में घुसने
और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोधी करे उसको कठोर पूर्वक दमन करे, उसका क्या कर दिया जाए, दमन कर दिया जाए। अब देखना पॉलिटिकल एजेंट कौन था, राजा कौन था। तो मेन बता रहा हूँ। कोटा में देखना, राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन थे। कोटा में राम सिंह थे। कोटा में भी कौन थे, राम सिंह। बूंदी में भी राम सिंह, अलग अलग है, 3 राम सिंह है। तो जयपुर में भी कौन है, राम सिंह। तो ये याद रखना है आपको, कोटा, जयपुर, बूंदी में कौन है, राम सिंह है। जोधपुर में तखत सिंह है। क्रांति के समय बात हो रही है, संधि के समय नहीं है, संधि अलग है। संधि का टॉपिक भी आप अलग से पढ़ सकते हो, मैं चढ़ा दूंगा वीडियो बना के। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भरतपुर में कौन है, भरतपुर में जसवंत सिंह। उदयपुर में स्वरूप सिंह। और जयपुर में कौन है, जयपुर में राम सिंह द्वितीय। सिरोही में कौन है, शिव सिंह। धौलपुर में कौन है, भगवंत सिंह, ठीक है। और बीकानेर में सरदार सिंह। करौली में कौन है, मदन पाल। टोंक में कौन है, नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी में कौन है, राम सिंह। विनय सिंह अलवर में सिल्ली सेठ झील बनवाता है। जैसलमेर में कौन है, रणजीत सिंह। जैसलमेर में रणजीत सिंह है, लेकिन रणजीत सिंह सहायक रणजीत सिंह कौन होता है, ये भरतपुर में आपने अभी पढ़ा था। भरतपुर में कौन करता है संधि, रणजीत सिंह ही तो करता है। तो भरतपुर में जसवंत सिंह से पहले कौन था, रणजीत सिंह। अभी तो 1857 की क्रांति के समय कौन है, जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह ने, और जसवंत सिंह कहता है मैक मैसन को, तू भाई चला जा यहाँ से, यानी रिक्वेस्ट करता है। अपन आगे पढ़ेंगे भरतपुर के बारे में। तो झालावाड़ का कौन था, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को कौन हरा देता है, तांत्या तोपे हराते हैं। पृथ्वी सिंह को कौन हराते हैं, तांत्या तोपे। जो देखना 1857 की क्रांति के समय तो मेरठ में फैली थी। मेरठ में फैलने के बाद 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, भामाशाह अगर कहे तो अमर सिंह को कहा जाता है, कह सकते हैं। तो उसने क्या किया था, उसने ना उसको भामाशाह तो नहीं कह सकते, उसने क्या किया था, उसने ना जो भी दौलत थी तांत्या तोपे को दे दी। तो अंग्रेज इससे क्या हो गए, अंग्रेज इससे नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद उसने अमर सिंह को क्या दे दी, फांसी दे दी। तो वो अमरचंद बांटिया कहाँ का था, बीकानेर का था। तो बीकानेर का पहला शहीद व्यक्ति, राजस्थान का पहला शहीद व्यक्ति कौन था, राजस्थान का पहला 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का पहला शहीद व्यक्ति कौन था, अमरचंद बांटिया कहाँ का था, बीकानेर का था। और यही पूछ ले कि पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था, 1857 की क्रांति के समय पहला मुस्लिम शहीद व्यक्ति कौन था, तो मेहराब खां था। वो कहाँ का था, कोटा का था। तो देखना कोटा का था। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। प्रतापगढ़ का कौन था, दलपत सिंह। प्रतापगढ़ का कौन था, दलपत सिंह। ये क्या किसके साथ किसको हरा कर बैठा है, यानी दलपत सिंह कहाँ का राजा है, प्रतापगढ़ का था। तो इसको डूंगरपुर का भी बना दिया जाता है बाद में अंग्रेजों के द्वारा। तो डूंगरपुर का उदय सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। थोड़ी स्पीड तेज करनी पड़ेगी लगता है। अब पॉलिटिकल एजेंट देखते हैं कौन, ये मेन पॉलिटिकल एजेंट है। कोटा का कौन था, कोट में बटन, याद रख लो, कोट में बटन। तो मेजर बटन कोटा का था। और जोधपुर में कौन था, मैक मैसन। भरतपुर में कौन था, मॉरिसन, अभी बताया था मैंने, मॉरिसन को कहता है भाई चला जा, भरतपुर वाले राजा जसवंत सिंह। और जयपुर का था ईडन। और उदयपुर का कौन था, सारबस। तो उदयपुर में स्वरूप सिंह था, स्वरूप सिंह राजा था। सारबस था उदयपुर में। घेरवाड़ा छावनी थी, इसमें यहाँ पर ये कंट्रोल कर लेता है। स्वरूप सिंह क्या था, अंग्रेजों के अधीन ही था। तो ये क्या है, ज़्यादा यहाँ पर होता नहीं है माहौल, यानी विद्रोह होता नहीं है। तो जेडी हॉल सिरोही का था, ठीक है। तो ये मेन पॉलिटिकल एजेंट थे, आपको याद रखने ये पॉलिटिकल एजेंट। तो आगे बढ़ते हैं, नसीराबाद छावनी से स्टार्ट करेंगे। अब नसीराबाद छावनी ये कहाँ पर है, अजमेर में। तो राजस्थान में क्रांति का सूत्र बात नसीराबाद छावनी से हुआ। इसका निम्न कारण रहे, इसके निम्न कारण कौन कौन से रहे। उस समय नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, और 15वीं नेटिव और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। तो भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉरेंस के सैनिक विद्वान सैनिक थे। मेरठ की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह
सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है। यानी ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ से आई थी? मेरठ से आई थी। इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसने सोचा कि भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अंततः उनमें विद्रोह की भावना आ गई, सैनिकों में भी। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर में शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। 15वीं तो कर रही थी, 30वीं को स्थानांतरित किया था शायद। हाँ, तो संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया गया। अजमेर से कहाँ पर भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों में आक्रोश फैल गया। तो सैनिकों के मन में क्या आ गया? यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है। वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेहवाहक साधु और फकीर क्या कह रहे थे? साधु और फकीर राजस्थान में आए थे और वे भी क्या कर रहे थे? चर्बी वाले कारतूस की प्रचार कर रहे थे। यानी जो राजस्थान में कारतूस दिया, सैनिकों को कारतूस दिया जाता है, उसकी क्या है? चद्दर क्या है ऊपर वाली? ये गाय की है, गाय के मांस की है या फिर सूअर के मांस की है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों इससे नाराज थे सैनिक, और क्योंकि इसको मुंह में डाल के फिर कारतूस डाले जाते हैं। तो राजस्थान में आए उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार का विद्रोह कर संदेह प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावनाओं के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रित रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था कि बाद में जब बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन कारणों से 18 मई सर्वप्रथम नसीराबाद में कब हुई है? 18 मई। और नीमच में कब हुई है? 3 जून। तो नीमच में कितने अक्षर है? 3 है, तो 3 जून याद रखना। नीमच में कब हुई है? 3 जून। और यहाँ पर क्या हुई है? 28 मई को हुई है। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिक के तोपखाने पर अधिकार कर लिया और सारी छावनियों में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेजी सैनिक अधिकारियों को स्पॉटिवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी। कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। नसीराबाद में किसकी हत्या करी है? न्यूबरी की हत्या कर दी, स्पॉटिवुड की हत्या कर दी। और पेनी तो जो पेनी था वो उसको दिल का दौरा पड़ता है, वो ऐसे ही मर जाता है। हार्डी घायल हो गया। पेनी जो कप्तान था, लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेजी अधिकारी ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी। यानी चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी और खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन विरोधी सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब क्या किया? तहस नहस करने के बाद अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेज पलटन पीछे से आक्रमण किया जिसमें अंग्रेज परास्त हुए।